हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ चुकी हूँ आज एक नई सीरीज़ के साथ। आज मैं करने वाली हूँ आर्टिकल 14 को डिस्कस। आर्टिकल 14 को डिस्कस करने से पहले कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स के की फैक्ट जो है हमारे उसको डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट जो बेसिकली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, एड ऑन है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है। और पार्ट 3 में जो आर्टिकल कवर होते हैं वो 12 से लेकर के 35 तक की हैं। 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल राइट्स 7 तरह के थे ओरिजिनली, लेकिन अब इन जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको बॉयकॉट कर दिया गया, मतलब उसको वहाँ से अमेंड कर दिया गया है। तो इस वजह से अब सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप्स के बचे हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें कि ओरिजिन कहाँ से है फंडामेंटल राइट्स को, और इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड कब किया गया है, तो फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएस में फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट जो होते हैं 6 तरह के होते हैं। पहला होता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के बीच में कवर होता है। उसके बाद होता है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक की कवर होते हैं। उसके बाद होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 23 और 24 आर्टिकल्स में कवर होते हैं। उसके बाद राइट टू रिलीजियस फ्रीडम होता है, जो कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है। 25 से लेकर 28 तक की हमें रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताया जाता है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो होता है वो होता है आर्टिकल 29 एंड 30। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो पहले ही पढ़ चुके हैं वो होता है आर्टिकल 32। ये हमारे सारे राइट्स थे और उनके ये आर्टिकल्स थे, किन किन आर्टिकल्स में कौन कौन से राइट्स कवर हो रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में हमें दिखाया, आर्टिकल जो 14 है वो है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी के अंदर अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक की जो आर्टिकल्स हैं वो कवर हो रहे हैं, लेकिन 14 जो है वो स्पेशल तरह का आर्टिकल, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं दिखाई गई। इसमें इक्वालिटी की डेफिनेशन को समझाया है कि समानता क्या है, कब समानता हम प्रदर्शित करेंगे, क्या समानता है एग्जैक्टली। और बाकी जो 15, 17, 16 और 18 आर्टिकल हैं उनमें डिफरेंट तरीके के राइट्स हम लोग को दिए गए हैं। स्पेशल जो राइट है इक्वालिटी को, जो इक्वालिटी के मीन्स को समझाता है, वो हमारा आर्टिकल 14 है। इसलिए आज हम इसी को चर्चा में ले रहे हैं, इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 14 में 2 तरह की इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। सबसे पहले बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 2 तरीके के लॉज की बात की गई है। एक बात की गई इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, यहाँ पर यह है कि देयर एग्जिस्ट नो प्रिविलेज क्लास इन द सोसाइटी। यहाँ पर कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हो। अगर लॉ है तो वहाँ पर कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगी कि आप बहुत अमीर घर के बच्चे हैं तो आप मर्डर करके आएँ और कोई गरीब घर का बच्चा मर्डर करके आया, तो ये नहीं है कि आप जो गरीब घर का है उसको 5 साल की सज़ा दी जा रही है और जो अमीर घर का है उसे सिर्फ 1 साल की सज़ा दी जा रही है। क्योंकि लॉ है तो लॉ के सामने सब कुछ समान है। इस वजह से हम इसमें बोलते हैं कि देयर विल बी नो एग्जिस्ट ऑफ प्रिविलेज क्लास। कोई भी प्रिविलेज क्लास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन द आइज ऑफ लॉ, जो लॉ है उनकी आंखों के सामने, इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, यहाँ पर हम ये बात करते हैं। ये जो रूल है बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिया गया है ब्रिटिश से। जो ब्रिटिश हैं, मतलब ब्रिटिशर्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फिनोमिना है ये काम करता है। ये जो फंडामेंटल है वो काम करता है। ये दिया है एवी डाइसी ने, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं जिन्होंने एवी डाइसी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था, उस पर ये काम करता है। इसके रूल ऑफ लॉ के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं और हमने क्या क्या अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर जो इन्होंने पहली बात की है रूल ऑफ लॉ में, ये बात की है नो मैन कैन सफ़र। अगर कोई बंदा है उसका कोई भी राइट या उसका कोई वायलेशन हो रहा है तो वो सफ़र नहीं कर सकता है। वो ऑर्डिनरी कोर्ट में जा करके ऑर्डिनरी कोर्ट में जा करके ऑर्डिनरी तरीके से अपने लिए लड़ सकता है। वो ऐसा नहीं है कि उसे वो नहीं जाएगा, नहीं अपना सफ़र करे, वो कुछ ना बोले।
वो जाकर अगर उसके लॉ का कोई वायलेशन हो रहा है, उसका फंडामेंटल कोई वायलेट हो रहा है, तो वो ऑर्डिनरी कोर्ट में जाए, ऑर्डिनरी तरीके से अपने केस को लड़ सकता है। ठीक है। सेकंड जो उन्होंने बोला है डाइसी ने रूल ऑफ लॉ में, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं वो ऑर्डिनरी लॉज से ही बने हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो वो ऑर्डिनरी लॉज से बने हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ये होते हैं जिनका जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऑर्डिनरी लॉज वो होते हैं जिनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया है। तो उन्होंने बोला जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो फंडामेंटल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फंडामेंटल नहीं है। तीसरा बोला है कि नो मैन अबव द लॉ, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो जो भी लॉ है उससे ऊपर नहीं है। सच में ऐसा है कि कोई भी लॉ है जो वो इंसान के ऊपर है, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है। अगर लॉ है तो सभी इंसान को, एवरी ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करेंगे। इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है। ये 3 लॉ ए.बी. डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हैं। लेकिन उसके बारे में हम बात करें तो नो मैन कैन सफ़र, ये हमने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने लास्ट वाला भी ऐड किया है कि नो मैन अबव द लॉ, ऐसा कोई मैन नहीं है जो लॉ के ऊपर हो। लॉ अगर है तो आप सबको इक्वली राइट्स मिले होंगे। अगर आपने चोरी की है और किसी अमीर बंदे ने चोरी की है तो उसको भी सेम ही तरीके की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। या कोई भी जो है अगर लॉ है उसकी आइज़ के सामने सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, किसी को बेहतरीन नहीं दिया जाएगा। आप अमीर हैं गरीब हैं ऐसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जो है वो हमने अडॉप्ट नहीं किया है। तीसरे में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए हैं, कुछ फॉर्मुलेशन किया है और फॉर्मुलेट करके हमने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पहले हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही पहले है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम जो है लॉ ऑफ लैंड है और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑर्डिनरी लॉज का पार्ट नहीं है, बल्कि ऑर्डिनरी लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का पार्ट। हमने ये चीज़ को अमेंड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, जो कि है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इट बेस्ड ऑन पीपल्स क्लैरिफिकेशन, लोग किस तरीके के सच में होते हैं, रियलिटी इनकी कैसी है, उस तरीके से इसको ऐड किया गया है। इसमें क्या कहा गया है हम इसको अपने थ्रू बताते हैं, इधर सिंपल लैंग्वेज में, कोई टेंशन की बात नहीं है हमें लेना है, हम तुरंत बताते हैं आप लोग को। क्या होता है यहाँ पर इस तरीके का, यहाँ पर बोला गया है कि एवरी मैन को, एवरी इंसान को एवरी तरीके से अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। लेकिन यहाँ पर दूसरा है, अगर इसमें क्या कहा गया है नो मैन अबव द लॉ, इसमें सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वल ट्रीट करने का मतलब कहीं कहीं निगेटिव चला जाता है। हमने यहाँ पर निगेटिव कैसे जाता है अभी वही बात करते हैं। पहले यहाँ निगेटिव कैसे जा रहा है अगर हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो, और यहाँ पर हम लोग इक्वल नहीं ट्रीट करते हैं। यहाँ पर जो बंदे इक्वल हैं उनको इक्वल ट्रीट करेंगे, जो इक्वल नहीं है उनको इक्वल नहीं ट्रीट करेंगे। जैसे कि हमारे घर, ये हमारा पूरा शॉप है, ये हमारा पूरा एक मोहल्ला है जहाँ हम लोग रहते हैं। वहाँ पर यहाँ पे जो ए बंदा है, यहाँ पे जो बी बंदा है, यहाँ पे जो सी बंदा है, इनको क्या है सबको अलग अलग है। ये बहुत अमीर है, ये इससे गरीब है और ये सबसे गरीब है। अगर अब हमें यहाँ पे खाने की बात करते हैं तो अगर अब ये हमने बताया कि अब सारे बंदों को हम सिर्फ 2 रोटी देंगे, ये इक्वालिटी की बात कर रहा है। हम 2 रोटी दे रहे हैं, ये इक्वल हो गया। लेकिन कोई अमीर है, उसके पास पहले से ऑलरेडी पैसे मौजूद हैं, वो खुद भी खा सकता है। अगर गवर्नमेंट किसी को 2 रोटी देती है, 4 रोटी देती है या स्कीम के थ्रू समझते हैं तो वो पहले से लाभ उठा सकते हैं क्योंकि वो अमीर है। अगर हम बात करें बीच वाले बंदे की तो वो भी अमीर है, तो उसे भी थोड़ा बहुत है, बीच का है, मिडिल क्लास है, तो वो भी कर सकता है। लेकिन गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है, तो गरीबों को जितने भी गरीब हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, और जो गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है, उनको एक तरह से ट्रीट किया जाए, और जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, क्रीमी लेयर है उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। ये नहीं है कि आप अमीरों को भी एक जैसे ट्रीट कर रहे हो, गरीबों को भी एक तरीके ट्रीट कर रहे हो। आप कोई स्कीम दे रहे हो, अगर भारत सरकार अगर कोई स्कीम दे रही है कि इतने रुपए सबको मिलेंगे, लोगों को 5 लाख रुपए एवरीवन को मिलेगा, तो
ये भारत सरकार अगर स्कीम बनाती है तो अमीरों के लिए वो स्कीम कभी कभी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी गरीबों के लिए होनी चाहिए सिर्फ स्कीम्स। जो गरीब हैं उनके लिए एक जैसी स्कीम होनी चाहिए और जो अमीर है उनके लिए एक जैसी स्कीम होनी चाहिए, तभी हम रियलिटी में इक्वालिटी को ला सकते हैं। फंडामेंटल तो हमारे यही है कि हम इक्वालिटी को किस तरीके से सोसाइटी में लाएँ, क्योंकि इक्वालिटी दिखाना एक अलग चीज़ होती है और इक्वालिटी सच में आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इक्वालिटी की बात करते हैं तो अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, ये हमें साइकोलॉजिकली दिखता है, हमने दिमाग में मानसिकता बना ली है कि सच में ऐसा होता होगा, साइकोलॉजिकली है। अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है बेसिकली क्या है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सच में प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है। अरिस्टोक्रेसी क्लास जो होती है, अरिस्टोलियन बेस्ड ऑफ सोसाइटी जो होती है, वो क्या कहती है कि अगर कोई बंदा इक्वल है तो इक्वल ट्रीट किया जाए, जो अनइक्वल बंदा है उनको अनइक्वल बंदों के साथ ट्रीट किया जाए। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल ट्रीटेड शुड बी इक्वली। ये हमारा पूरा फंडामेंटल। अगर इसी को ही कभी कभी हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगर कोई बंदा है जो अमीर है, कोई है जो गरीब है, ठीक है, उसको हमने ट्रीट किया इस तरीके से। अब हमने समझा पहली बात कि मान लो हम 4 लोग गरीब हैं और हमारा एक फ्रेंड है वो अमीर है, ठीक है, तो हमारे टीचर्स क्या करते हैं, या हमारे टीचर्स नहीं, कोई हमारे ग्रुप में कोई मेंबर है वो सबको पैसे दे रहा है, तो अमीर को वो ना भी दे, जो 4 गरीब फ्रेंड हैं उनको दे दे, अगर एक बैग दे दे। अगर अमीर वाला कहेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आपके पास तो है, आप तो खा सकते हो, आप पी सकते हो, आप बैग खरीद सकते हो, पर जिनके पास नहीं है उनको भी वो चीज़ देना, वो होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। किसी बंदे के साथ नहीं दिया जा रहा, किसी बंदे को दिया जाता है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं अभी रिसेंटली जो रिजर्वेशन काफ़ी न्यूज़ में रह चुका है। रिजर्वेशन भी इसी तरीके की पॉलिसी है, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए उनके, ये रिजर्वेशन भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का ही भाग है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ही भाग है। जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है वो भी इस तरीके का फ़ायदा ले सकती है, कभी कभी ले भी लेती है और कभी कभी नहीं मिलता है उन लोगों को फ़ायदा, मिडिल क्लास और सिर्फ पुअर क्लास को ही मिलता है। तो ये अभी तक का टॉपिक था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।